हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट शानदार टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं। एकदम मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आप लोग देखोगे ना, आपको कहोगे अरे सर, मैं तो व्हीटस्टोन सेतु के नाम से डरता था, लेकिन आज दोस्तों आपको डरने की कोनो ज़रूरत नहीं है। आप व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ोगे ना, आपको दोस्तों एकदम बढ़िया तरीके से याद भी हो जाएगा और इस पर जो न्यूमेरिकल आएगा उस न्यूमेरिकल की आप तबाही मचा दोगे। दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी सुपर डुपर क्लास को। तो दोस्तों आज व्हीटस्टोन सेतु के बारे में देख रहे हो ना, मैं इतना शब्द लिखा हूँ ना, ये दोस्तों आपको लिखना तो जरूर है, लेकिन आपको मैं क्लास के अंदर आपको बढ़िया तरीके से मैं याद करा देने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हम लोग, व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है, ये है क्या। तो पहले दोस्तों आप ये जानो ना, व्हीटस्टोन ये किसी वैज्ञानिक का नाम है। क्या है? वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों। व्हीटस्टोन ये वैज्ञानिक का नाम है। तो उन्होंने क्या किया, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक प्यारी सी व्यवस्था बनाई थी। उसी व्यवस्था को उन्होंने व्हीटस्टोन सेतु का नाम दिया। तो एक लाइन में प्यारी सी परिभाषा को अपने कॉपी में छाप देते हैं। वह परिभाषा क्या छापेंगे कि व्हीटस्टोन ने अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो व्यवस्था बनाया था उसी को व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन ने अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो व्यवस्था का निर्माण किए थे ना, जो व्यवस्था बनाए थे ना, वही व्यवस्था दोस्तों क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। ये तो हो गया व्हीटस्टोन सेतु। अब ये व्हीटस्टोन सेतु में कैसे कैसे क्या होता है, कैसे काम करता है, इस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको ना यहाँ पे अगर इस फिगर को देखोगे तो आपको चतुर्भुज दिख रहा है। क्या दोस्तों दिख रहा है? चतुर्भुज। ठीक है, देखो ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। तो दोस्तों ये चतुर्भुज है और ये चतुर्भुज बनाया कैसे गया है? चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर। ये चतुर्भुज दोस्तों कैसे बनाया गया है? चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर। तो व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। क्या करते हैं? एक चतुर्भुज बनाते हैं। अब दोस्तों जो चतुर्भुज बना है ना, जो दोस्तों चतुर्भुज बना है, उस चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? तो आप कहोगे दो विकर्ण होते हैं। चतुर्भुज के कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। तो इसके एक विकर्ण में देखो, ये यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है, तो यहाँ पे ना लगा करके बाहरवा लगा दिया गया है। ये दोस्तों जो सेल लगाया गया है ना, ये समझो सेल कहाँ लगा है? इस विकर्ण, विकर्ण का नाम क्या है? AC। विकर्ण का नाम क्या है? AC। तो दोस्तों AC विकर्ण में क्या लगाया गया है? एक सेल लगाया गया है और दूसरी विकर्ण जो BD है उसमें एक धारामापी लगाया गया है। तो व्हीटस्टोन सेतु में चार प्रतिरोधों को जोड़ करके क्या बनाते हैं? चार प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण में क्या लगा देते हैं? सेल। दूसरे विकर्ण में एक धारामापी लगा देते हैं। ठीक है, धारामापी लगा देते हैं। अब दोस्तों लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से सेट करते हैं, इस प्रकार से समायोजित करते हैं, इस प्रकार से इसका समायोजन करते हैं कि ये जो कुंजियाँ है ना, इस कुंजी को दबाते हैं। कुंजी से दबाने पर इस सेल के द्वारा सेतु में धारा जाने लगती है। लेकिन दोस्तों जब धारा जाए तो धारा मापी में कौनो विक्षेप नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो भुजा है ना BD, इस भुजा BD में कोई धारा नहीं आनी चाहिए। अगर कोई धारा नहीं आएगी तो ये धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होगा। धारामापी में कोई विक्षेप नहीं होने वाला है। अगर दोस्तों धारामापी में कोई विक्षेप नहीं हो रहा है ना, तो ये जो सेतु अपना दिख रहा है, इस सेतु को हम लोग बोलते हैं संतुलन की अवस्था। क्या बोलते हैं? संतुलन की अवस्था। जब दोस्तों सेतु संतुलन की अवस्था में हो जाता है तो इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजा
क्या किन्हीं दो संलग्न भुजा, संलग्न होता है दोनों साथ लगी हुई, दोनों साथ लगी, ये दोनों साथ साथ लगी हैं, ये दोनों साथ साथ लगी, चाहे इनका इनका अनुपात, इसका इसका अनुपात निकालो, चाहे इसका इसका अनुपात निकालो, इसका जो अनुपात आता है वह आपस में बराबर होता है। यही कुछ दोस्तों मैंने आपको शब्दों में लिखवाया हुआ है, ताकि जो मैं आपको शब्द बोलूँ ना, वो शब्द आपको सुनने के बाद मज़ा आए। मज़ा आने के बाद आप, अगर मैं नहीं लिखा होता फिर उसके बाद अगर मैं लिख लिख करके करता तो लंबी वीडियो बनती, नहीं लिखवाता तो आप कहते अरे सर लिखवाती नहीं है। तो दोस्तों मैंने क्या किया, इसकी शब्दों को, जो मैंने शब्दों में भी आपको प्यारी प्यारी लाइनें बोला ना, वही प्यारी लाइनें मैंने आपको अपने शब्दों में लिखा हुआ है, ताकि आपको बढ़िया तरीके से नोट्स मिल जाए। देखो मैंने क्या लिखा है, व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़कर, श्रेणी क्रम में जोड़कर। श्रेणी क्रम में दोस्तों ये आपको चारों प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जो करंट इसमें, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें, वही करंट इसमें। ये तो बात की बात है ना, इसमें धारामापी लगा हुआ है। तो चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर हम लोग क्या बना देते हैं, एक चतुर्भुज बना देते हैं, जिसके एक विकर्ण में क्या लगा हुआ है, सेल लगा हुआ है, और दूसरे विकर्ण में एक धारामापी लगा हुआ है। चारों प्रतिरोधों को दोस्तों इस प्रकार से हम लोग समायोजित करते हैं कि सेल से सेतु में धारा प्रवाहित होने पर धारामापी में ना कोई विक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर कोई विक्षेप नहीं होता है तो सेतु की यह अवस्था संतुलित अवस्था कहलाती है। जब संतुलित अवस्था होता है ना सेतु, तो उस दशा में इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है, देखो मैंने यहाँ पर उल्टा रख दिया, संलग्न भुजाओं का अनुपात, योग नहीं भैया, अनुपात, अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, फिर से दोस्तों एक बार और सुनते, 3 बार सुनोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों ये शब्द ना, ये शब्द आपको कपिया में लिख करके रट्टा नहीं मारना है। इस फिगर को 4-5 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितने बार में आप बना करके इस शब्द को केवल फिगर के माध्यम से बोलो। दोस्तों फिगर के माध्यम से बोलना सीखो। अगर वहाँ से आप बोलना सीख ले गए तो आपको व्हीट स्टोन सेतु समझो गिफ्ट के रूप में हो गया, आपका याद हो गया। समझो आपको बर्थडे पे कोई गिफ्ट दे के गया है। ठीक है, देखो कैसे मैंने क्या बताया, व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं। इस चतुर्भुज के कितने विकर्ण हैं, आप कहोगे सर 2 विकर्ण हैं। एक विकर्ण में मैंने लगाया सेल, दूसरे विकर्ण में मैंने लगा दिया धारामापी, है ना। एक विकर्ण में मैंने लगाया सेल, दूसरे विकर्ण में मैंने लगा दिया धारामापी। अब दोस्तों चारों प्रतिरोधों को हम लोग इस प्रकार से समायोजित करते हैं, चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करने पर, सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। अगर दोस्तों कोई विक्षेप नहीं होता है तो सेतु क्या कहलाएगा, संतुलित अवस्था में कहलाएगा। जब संतुलित अवस्था में रहेगा तो इसकी किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए सेतु की संतुलित अवस्था क्या कहलाती है, तो आपको अभी तो आप सब सुनाए हैं, 2-3 बार बताए हैं। संतुलन की अवस्था क्या होती है, फिर सुनो। संतुलन की अवस्था क्या होती है कि सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करने पर, सेल से सेतु में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तो यह कहलाता है ये सेतु की संतुलन की अवस्था। ठीक है, चलो कोई बात नहीं दोस्तों, होता है। ये आपके सामने शब्द मैंने लिखा हुआ है, इस शब्द को लिख लेना है। अब दोस्तों शब्द लिखने के बाद अब जो मैं कहानी बता रहा हूँ ना, उस कहानी को केवल सुनना है और उसको अपने कॉपी में कुछ भी नहीं लिखना है, केवल दोस्तों समझना है। आप समझोगे, आपको खुद लगेगा अरे सर क्या ज़रूरत है लिखवाने की, ये सब आप लिखते तब भी मैं नहीं लिखता, आप ये सोचोगे। देखो जरा कैसे क्या। अब दोस्तों ये फिगर के बारे में ना मैं और लिखवाने वाला, मतलब बोलने वाला हूँ। देखो क्या लिखते हैं हम लोग कि व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS को जोड़ करके एक चतुर्भुज ABCD बना देते हैं, है ना। व्हीट स्टोन सेतु में 4 प्रतिरोधों PQRS को जोड़ करके एक चतुर्भुज ABCD तैयार कर देते हैं, तैयार बना देते हैं। उसके एक विकर्ण में सेल और दूसरे विकर्ण में धारामापी लगा देते हैं। सेल को चालू करने पर या सेल को ऑन करने पर, जो सेल मतलब कुंजी को ऑन करेंगे, कुंजी को ऑन करने पर सेल से बहने वाली धारा आई बिंदु ए पर पहुंचती है। एकदम सही बात भैया, से कुंजी को ऑन करोगे, कुंजी को ऑन करोगे तो जो सेल है ना धारा देना शुरू कर देगा।
दोस्तों जैसे ही सेल से धारा निकलेगी ना, धारा धीरे 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 पहुंचेगी बिंदु ए पर। जैसे ही दोस्तों बिंदु ए पर पहुंची धारा, वह क्या हो गई, दो भागों में बट गई। एक भाग जाएगी भुजा ए बी में और दूसरी भाग जाएगी भुजा ए डी में। कमाल की बात दोस्तों, जो भुजा ए बी में धारा जाएगी ना, वही धारा बी सी में, और जो धारा ए डी में गई है वही धारा सी डी में या डी सी में चली जाती है। अब बताओ ये सब कहाँ से हुआ, फिगर से हुआ। फिगर से मैंने क्या बताया, कुंजी को ऑन करोगे सेल धारा देने लगेगा, सेल से धारा पहुँचेगी बिंदु ए पर। बिंदु ए पर पहुँचने के बाद दो भागों में बट गई, एक भाग ए बी में और एक भाग ए डी में। जो भाग ए बी में गया वही भाग बी सी में, और जो भाग ए डी में गया वही भाग डी सी में जाता है। ये शब्द केवल सुनना था दोस्तों, कुछ नहीं लिखना था। लिखना क्या था, आपको प्यारा सा फिगर, मस्त लल्लन टॉप ब्यूटीफुल फिगर बनाना है। उसके बाद इस चीज़ को अपनी कॉपी में शानदार ज़बरदस्त तरीके से एकदम छाप लेना है। अब दोस्तों आते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो मैंने कभी आपको बताया था, कभी आपको दोस्तों बताया था कि P बटा Q बराबर होता है R बटा S। ये दोस्तों कैसे होता है, P बटा Q बराबर R बटा S कैसे होता है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्यारे से किरचॉफ को नियम को याद करते हैं और दोस्तों हम लोग मिल के इसको लगाते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह बनाते हैं। तो मैं साइड हो गया हूँ, आप लोग वीडियो को रोकना, वीडियो को रोकने के बाद इसको नोट कर लेना, ठीक है। चलो आते भाई। तो हम लोग यहाँ पे किरचॉफ के नियम को लगा करके इसको सिद्ध करते हैं। अब आप सिद्ध करेंगे ना, तब देखना आपको मज़ा आ जाएगा। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान था, ठीक है। आपको व्हीटस्टोन सेतु ना बहुत ही आसान है। अब दोस्तों अगर ये आपको आसान लगेगा ना, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मीटर सेतु। क्या बताऊंगा, मीटर सेतु। तो दोस्तों जब मीटर सेतु बताऊंगा ना, एकदम व्हीटस्टोन सेतु का समझो छोटा भाई होने वाला है, ठीक है। मीटर सेतु क्या रहेगा, व्हीटस्टोन का छोटा भाई होने वाला है। जब मजा आ जाएगा, लेकिन कब, जब इसको आप समझे रहोगे तब। लगाते भाई, अपने को बंद पास चाहिए सर। बंद पास देखो कितना दिख रहा है, एक बंद पास, दो बंद पास। तो दोस्तों आपको जो चतुर्भुज दिख रहा है, इस चतुर्भुज में कितने बंद पास हैं, दो बंद पास है। कितने बंद पास है, दो बंद पास है। पहला बंद पास है दोस्तों ये, दूसरा बंद पास है ये। पहला बंद पास है दोस्तों ये, दूसरा बंद पास है ये। इस वाले बंद पास में हम लोग क्या करते हैं, किरचॉफ के नियम को लगाते हैं, ठीक है। तो नाम लिखते हैं पहले बंद पास का। तो बंद पास क्या है, बंद पास है दोस्तों, यहाँ पे नाम लिखो ए बी डी ए। क्या बंद पास है, ए बी डी ए में क्या करते हैं हम लोग, KVL से किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं दोस्तों। किरचॉफ वोल्टेज लॉ मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया हुआ है बढ़िया तरीके से, धुआंधार तरीके से। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। धारा और प्रतिरोध के गुणा का बीजगणित योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणित योग के बराबर होता है। दोस्तों मैं बोला करूँ ना, आप भी धीरे धीरे बोला करो, इसी बहाने आपका क्या हो जाएगा, रिवीजन, और अपनी जाके परीक्षा में छाप करके आओगे और 100% में अब की बार 90 पार करके दिखाओगे, ठीक है। तो बंद पास ए बी डी ए में हमने लगा दिया KVL। KVL बोले तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस पर आधारित है, आप कहोगे सर ऊर्जा संरक्षण पर। किरचॉफ करंट लॉ किस पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। वाह क्या बात है, क्या बात दोस्तों, मजा आ गया। लगाते यहाँ पे KVL लगाते, धारा की दिशा में चलने पर धारा और प्रतिरोध का गुणा पॉजिटिव। धारा की दिशा में चल रहा हूँ I1 गुणे P। इधर इसमें तो कोई धारा ही नहीं है, आए हम लोग इधर से इधर जाएंगे। अरे नहीं सर, उधर कहाँ जाएंगे, बंद पास कंप्लीट तब होगा जब इधर चलेंगे। वाह गजब, इधर चलते हैं और इन लो धारा आ रही इधर, हम चल रहे इधर। अरे तो माइनस लगाते हैं ना, तो दोस्तों मैंने लगाया माइनस I2। प्रतिरोध क्या है, R बराबर क्या हो जाएगा, इस बंद पास में कोई सेल है, कौनो सेल नहीं लगा है। जब कौनो सेल नहीं है तो उसका विद्युत वाहक बल का है 0, 0 बट्टा 0। अब दोस्तों देखो I1P माइनस से उधर भेज दो, प्लस हो गया। I1P बराबर I2R। इसको मैंने बोला समीकरण नंबर 1, धासु समीकरण बनाया दोस्तों नंबर 1। अब देखो बंद पास आते हैं 2 में, बंद पास 2 का नाम रख दें, ठीक है, नाम रख दें। आप नाम बताओ, आप नाम सोच रहे होगे कि सर BCD रखिए ना, देखो रख देता हूँ BCD। बी में क्या लगा दें,
केवीएल। अरे केवीएल से क्या हो जाएगा, धारा की दिशा में चलते धारा क्या है I1, प्रतिरोध क्या है Q माइनस, माइनस क्यों सर, अरे भैया हमारे इधर धारा जा रही उधर, माइनस लगाते हैं I2 गुणे S बराबर 0। क्यों 0, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं है, सेल तो बाहरवा लगा है, इस वाले बंद पास में कौनों सेल नहीं लगा है। तो I1 Q बराबर माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा I2S, इसी को मैंने बोला समीकरण नंबर 2। अब दोस्तों हमको चाहिए था P बट्टा Q बराबर R बट्टा S। अरे तो भाग देते हैं ना भैया, आओ आओ दोस्तों मिल के भाग देते हैं हम लोग। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में क्या करते हैं, समीकरण 2 से भाग देने पर, समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर भाग देते हैं दोस्तों। देखो कैसे भाग देते हैं, यहाँ पे क्या है अपना I1P बटा I1Q बराबर I2R बटा I2S। दोस्तों देखो, अरे देखो I1 I1 I2 I2 शहीद हो गया, तो अपने को क्या बचा, अपने को बचा दोस्तों P बटा Q बराबर R बटा S। यही तो अपना क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था है। ये दोस्तों संतुलन की अवस्था कैसे पता चला, अरे मेरे भैया ये तब के लिए है जब BD में कोई धारा नहीं है। और BD में कोनो धारा अगर नहीं होती है तो अपना जो सेतु है ना, वह सेतु संतुलन की अवस्था में कहलाता है। सेतु क्या कहलाता है, संतुलन की अवस्था में कहलाता है। ये दोस्तों मैंने आपके सामने लिखा और साइड मैंने हुआ, आप इसको बढ़िया तरीके से क्या करो, अपनी कॉपी में ना एकदम धुआंधार तरीके से इसको छाप लो भाई, ठीक है। चलो भाई, अब इसमें हम लोग दोस्तों एक दो नोट पॉइंट देखते हैं जो आपके एग्जाम में आपको कम से कम 1 नंबर तो पक्का दिला देता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में दोस्तों कभी कभी 1 नंबर दिला देगा, साथ ही साथ आपको एग्जामिनर जो आपका 30 नंबर होता है ना, उसमें ये बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। तो क्या है, देखो एग्जामिनर आपसे क्या पूछेगा कि देखो भैया ये धारा मापी है, ये सेल है, बताओ जरा मुझे, ऐसे पूछेगा, बताओ जरा मुझे कि अगर मैं सेल को यहाँ लगा दूँ और धारा मापी को यहाँ लगा दूँ, क्या सेतु की संतुलन की अवस्था पर कौनो प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहोगे अरे सर जरूर है भैया, धारा मापी को मैं यहाँ पे लगा दूँ, सेल को वहाँ पे लगा दूँ, मैं इतना बड़ा परिवर्तन करूँगा, जरूर प्रभाव पड़ेगा। आप ये बतिया सोचोगे, लेकिन दोस्तों कमाल की बात यह है कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब धारा मापी मतलब ये व्हीटस्टोन सेतु में सेल और धारा मापी की स्थिति में परिवर्तन करने पर सेतु की संतुलन की अवस्था पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया दोस्तों कि सेल और धारा मापी की स्थिति में परिवर्तन करने पर, सेल और धारा मापी की स्थिति में परिवर्तन करने पर सेतु की संतुलन की अवस्था पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। एकदम सुंदर लाइन लिख लोगे ना, क्या लिखोगे कि सेल और धारा मापी की स्थिति में परिवर्तन करने पर सेतु की संतुलन की अवस्था पर कौनो प्रभाव नहीं पड़ता। ये दोस्तों लाइन छाप लेना। नोट 1 हो गया। अब नोट 2 में आते हैं दोस्तों। नोट 2 देखो क्या हो जाएगा। नोट 2 आपसे पूछता है कि सेतु जो होता है, जो अपना सेतु है ना, वह सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक कब होती है। सेतु की सुग्राहिता है दोस्तों, वह सेंसिटिविटी सबसे अधिक कब होती है। कमाल की बात दोस्तों, देखो ये क्या है, चारों PQRS। PQRS क्या है, प्रतिरोध है। ये दोस्तों चारों प्रतिरोध ना जब एक ही कोटि के हों, तो सिंपल बात जवाब क्या दे देना है, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं तब सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक होती है। तो सेतु की सुग्राहिता सबसे अधिक कब होती है, जब चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के हों, ठीक है। सेल और धारा मापी की स्थिति में परिवर्तन कर देने पर क्या सेतु की संतुलन की अवस्था पर कौनो प्रभाव पड़ता है, कौनो प्रभाव नहीं पड़ता है। सेतु की संतुलन की अवस्था किसे कहते हैं, जब सेल से धारा प्रवाहित होने पर धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है, सेतु की संतुलन अवस्था कहलाती है। संतुलन अवस्था होने पर क्या होता है कि इसकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के
बराबर होता है। तो दोस्तों मैंने इतनी बार आपको इतनी बढ़िया तरीके से बताया ना कि एकदम खोपड़िया में बढ़िया तरीके से घुस गई होगी और कोनो दिक्कत परेशानी रहा ही नहीं गया होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम रखते हैं यहीं तक। आज की दोस्तों ज़बरदस्त सुपर डुपर क्लास में हमने वेटस्टोन सेतु के बारे में बड़े ही डिटेल से, बड़े ही कम शब्दों में, आसान तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से सीखा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लोगों को एकदम बढ़िया तरीके से मज़ा आ गया होगा और आपका चेहरा एकदम खिलखिला उठा होगा कि वाह, ये इतनी बड़ी टॉपिक को मैंने कितने आसान, कितने ज़बरदस्त तरीके से सीख लिया। एकदम दोस्तों आपका दिल गदगद हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं हमको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे इसी का एक छोटा भाई, वह है मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, कैसे वर्क करता है, इस क्लास को दोस्तों हम लोग और सुपर डुपर बनाते हैं। तो फिर वो भी अगली क्लास में। ठीक है, तो चलते हैं फिर। आप लोग ऐसे हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते फिर दोस्तों, सबको बाय बाय।